हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9th का फिजिक्स का कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे। सबसे पहला चैप्टर है हमारा फिजिक्स का 9th क्लास का विज्ञान एवं मापन। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर है। तो साइंस एंड मेजरमेंट, यानी कि साइंस जो हम पढ़ते हैं उसमें हम मेजरमेंट के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो आप तो इस चैप्टर को पढ़ ही चुके होंगे, पर हम इस वीडियो में हम केवल न्यूमेरिकल्स बताने वाले हैं, आपको आंकिक बताने वाले हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में बच्चों को बहुत परेशानी होती है। चलिए न्यूमेरिकल्स को समझेंगे, आंकिक प्रश्नोत्तर बनाएंगे। तो इसका सबसे पहला प्रश्न है, देखिए, निम्न को सेल्सियस स्केल में परिवर्तित करना है। तो सेल्सियस स्केल क्या होता है? तापमान, तापमान यानी कि टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को हम कैसे मापते हैं? एक तो केल्विन, ठीक है, और एक होता है डिग्री सेल्सियस, ये होता है। इसको पढ़ेंगे डिग्री, इसको केवल सेल्सियस नहीं पढ़ेंगे, डिग्री सेल्सियस पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक होता है हमारा के फॉर केल्विन और डिग्री सेल्सियस होता है। इन्हीं दोनों पैमानों पर, इन्हीं दोनों यूनिट्स पर हम तापमान यानी कि टेम्परेचर को मापते हैं और उसके बारे में जानते हैं कोई कितना टेम्परेचर है तो कैसे मापेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन में। तो इसमें प्रश्न में ये कहा गया है कि ये केल्विन में हमारा टेम्परेचर दिया हुआ है। देखिए, केल्विन में दिया हुआ है, इसको हमें सेल्सियस स्केल में परिवर्तित करना है, बदलना है। यानी कि केल्विन यूनिट को इसमें चेंज करना है, सेल्सियस में। तो जब के को हम सी में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, 273 घटाते हैं। तो जो हमारा मान दिया हुआ है उसमें हम 273 को घटाएंगे और लिखेंगे डिग्री सेल्सियस। तो ये केवल दो ही मान हमारा दिया हुआ है, इन दोनों को हमें बदलना है। किसे बदलना है? सेल्सियस स्केल में। देखिए, पहला प्रश्न है 300 के 300 केल्विन। तो 300 केल्विन को जब हम डिग्री सेंटीग्रेड में बदलेंगे तो 273 को उसमें से घटाएंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। इसे आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, जब के को हम सी में बदलते हैं, कन्वर्ट करते हैं या फिर चेंज करते हैं, तो ये 273 हमारा घट जाएगा, 273 हमारा उसमें घट जाएगा। तो देखिए, डिग्री सेल्सियस में बदलने पर, जब हम डिग्री सेल्सियस में बदलते हैं इसको, तो 300 में हम 273 को माइनस करेंगे और लिखेंगे डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारा घटा के देखिए कितना हो जाएगा, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 7 गया 2, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो जब हमारा के बदलेगा सी में, तो 273 घट जाएगा। और यदि डिग्री सेंटीग्रेड को हम ये केल्विन यूनिट में बदलेंगे तो 273 उसमें जोड़ेंगे। ठीक है, जब के बदलेगा सी में तो घटेगा, जब के को हम सी में कन्वर्ट करेंगे तो घटेगा। और यदि डिग्री सेंटीग्रेड को के में बदलेंगे तो 273 बढ़ेगा, जुड़ जाएगा। अब देखिए, दूसरा प्रश्न है, बहुत ही ईजी है। 573 के यानी 573 केल्विन, 573 केल्विन। तो 573 केल्विन को हमें बदलना है डिग्री सेंटीग्रेड में, डिग्री सेल्सियस में। तो हम कैसे बदलेंगे? देखिए, यहाँ लिखे हैं डिग्री सेंटीग्रेड में बदलने पर क्या लिखेंगे, 573 माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए, ये तो 003 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए, अब देखिए इसका अगला प्रश्न क्या है, दिख रहा है? हाँ, देखिए, तो बहुत ही आसान है। ये फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, साइंस एवं मापन, यानी कि साइंस एंड मेजरमेंट का। मेजरमेंट के बारे में जैसे आप किलोग्राम, क्या कहते हैं उसको, पदार्थ की मात्रा, ये आधारी राशि, यानी कि जो हमारा बेस होता है, जो डेराइव्ड यूनिट्स होती हैं, आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि, तो उन सब में हम मापना बहुत ज़रूरी चीज़ है। मापन बहुत ज़रूरी है। ml होता है, लीटर होता है, देखिए ग्राम होता है, किलोग्राम होता है, किलोमीटर होता है, मीटर होता है। तो ये सब हमारा क्या है, मेजरमेंट में ही है। तो विज्ञान को जानने के लिए हमें मेजरमेंट को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए ये सबसे पहला चैप्टर है और ये उसका न्यूमेरिकल है। काफ़ी इजी है इसे समझना कि आप केल्विन को
ये केल्विन को सेंटीग्रेड में बदल रहा है, डिग्री सेल्सियस में बदल रहा है, तो 273 को घटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। जब के बदलेगा सी में तो घटेगा और सी बदलेगा के में तो जुड़ेगा। चलिए अब नेक्स्ट बनाते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है हमारा कि केल्विन स्केल में बदलना है, यानी कि टेम्परेचर को जो हम मापते हैं, एक तो केल्विन में मापते हैं और एक डिग्री सेंटीग्रेड में मापते हैं। तो केल्विन में जब मापते हैं तो क्या होता है? 273 केल्विन, ये वो एकदम लंबा लंबा होता है। इसलिए इस सुविधा के लिए ना लोग अधिकतर डिग्री सेल्सियस का ही यूज करते हैं। तो देखिए जब केल्विन को हम सी में बदलेंगे, जब के को हम सी में बदलेंगे तो 273 हमारा माइनस हो जाएगा। दिख रहा है? माइनस लगा दी, घटेगा। और ये होगा माइनस डिग्री सेल्सियस जब केल्विन में बदलेगा तो प्लस 273 हो जाएगा, यानी कि बढ़ेगा। ठीक है। तो अब देखिए केल्विन को बदलना है किस में? केल्विन स्केल में बदले, सॉरी केल्विन स्केल में बदले। किसको बदलना है? तो इसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड को 373 डिग्री सेंटीग्रेड को। चलिए सबसे पहले फटाफट इसको लिख लेते हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड को जब हम सी को बदल रहे हैं के में, देखिए सी को बदल रहे हैं के में, तो 273 क्या होगा? बढ़ेगा। तो देखिए इसका हल करेंगे तो 25 जोड़ 273, यानी इसमें 273 प्लस करना है और लिखेंगे डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको जोड़ के लिख दीजिए, 5 3 8, 7 2 9 और ये 2, यानी 298 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या है? 373 डिग्री सेंटीग्रेड। 373 डिग्री सेंटीग्रेड को हमें किसे बदलना है? केल्विन में। तो ये देखिए जब सी बदलेगा के में तो 273 बढ़ेगा। देखिए प्लस हो रहा है ना, प्लस होगा और यहाँ क्या होगा? माइनस हो जाएगा। इसे आप लोग तो एक बॉक्स में नोट कर लीजिए। और ये देखिए दूसरा प्रश्न है, इसमें क्या है? 373 डिग्री सेल्सियस। अब इसे बदलना है केल्विन में, तो क्या करें? 273 हम इसमें प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे। इसका भी हल करते हैं। तो देखिए 373 जोड़ 273, 373 प्लस 273 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, अब जोड़ के लिखिए 3 3 6, 7 7 14, बचा 1, 2 3 5 5 और 1 6, 646 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए एक बार फिर से हम बता देते हैं कि अगर हम तापमान यानी कि टेम्परेचर मापने का, उसे मेजरमेंट करने का एक यूनिट केल्विन होता है। केल्विन को जब हम डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे तो 273 घटाएंगे, और यदि तापमान यानी टेम्परेचर मापने का जो यूनिट होता है डिग्री सेल्सियस, उसे हम केल्विन में बदलेंगे तो 273 जोड़ेंगे। और इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है कि बड़ा बड़ा दे देता है कि अरे बाप ये तो बड़ा लग रहा है, कि कहीं केल्विन का तो नहीं। हम भी कंफ्यूज हो जाते थे कि छोटा सा देना चाहिए था, डिग्री सेल्सियस में छोटा सा देना चाहिए था, पर यहाँ बड़ा देता है। तो कन्फ्यूज़न ऐसे हो जाता है, लेकिन जब आप इसको समझ जाइएगा तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। जब हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन स्केल में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, तो उसमें 273 हमारा प्लस हो जाएगा। 273 हमारा प्लस हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। अब चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं। देखिए बच्चों तीसरा प्रश्न है हमारा कि लोहे के एक टुकड़े का, मतलब लोहा तो आप सब जानते हैं, लोहा क्या होता है? आयरन का कोई पीस होता है, लोहा का एक टुकड़ा होता है। लोहा किसने नहीं देखा है? तो लोहे के एक टुकड़े का आयतन, देखिए जो जो हमें दिया है वो हम पहले नोट करेंगे। दिया है, क्या क्या दिया हुआ है? तो किसका आयतन दिया हुआ है? लोहे के टुकड़े का आयतन यानी वॉल्यूम। ठीक है। आयतन को भी से भी सूचित किया जाता है। तो आयतन है हमारा देखिए 0.45 मीटर क्यूब। अगर पॉइंट के बाद कोई भी संख्या हो तो इसे हम 45 नहीं पढ़ेंगे, 45 पढ़ेंगे, क्योंकि ये पूर्ण संख्या नहीं होती, ये 100 का इतना भाग होती है। अगर 0.45 लिखा गया तो इसका अर्थ है कि यह 100 का 45 भाग है, ये पूर्ण संख्या नहीं होती। इसलिए कभी भी इसे 0.45 या 0.45 ना पढ़ें, ये गलत होगा। 0.45, कई स्टूडेंट्स को हम देखते हैं कि 45 पढ़ देता है, पर वो नहीं होना चाहिए। तो देखिए आयतन हमारा क्या दिया हुआ है? 0.45 मीटर क्यूब। और उसका द्रव्यमान यानी मास दिया हुआ है। देखिए गलत हो जाएगा। और द्रव्यमान, उसका वजन, उसका भार। ठीक है। द्रव्यमान मतलब उसका वजन कितना है, तो मास भी कहते हैं इसको, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये आपको नहीं पढ़ना है। तो द्रव्यमान क्या दिया हुआ है? देखिए 3510 किलोग्राम, 3510। चलिए 3510 किलोग्राम हो गया। अब देखिए लोहे का घनत्व यानी डेंसिटी पूछा जा रहा है। घनत्व यानी डेंसिटी पूछा जा रहा है कि भाई इसकी डेंसिटी क्या है, सो हमको बताओ। डेंसिटी इज इक्वल टू भार। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है कि घनत्व टाई से सूचित किया जाता है। देखिए घनत्व सूत्र होता है, एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? देखिए घनत्व, इसको ऐसे सूचित किया जाता है, इसको रो भी कहते हैं, रो।
टाइनी कहते हैं, रो कहते हैं। तो घनत्व इज इक्वल टू, घनत्व को क्या कहेंगे, डेंसिटी। देखिए सॉरी यहाँ नहीं लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिख दिया ना, घनत्व डेंसिटी होती है, द्रव्यमान मास होता है, आयतन वॉल्यूम होता है। तो घनत्व इज इक्वल टू, देखिए हमारा हो जाएगा द्रव्यमान बटे आयतन। सही तो है, सही आता मुझे, द्रव्यमान बाय आयतन, यानी ये m से सूचित करते हैं, ये v से सूचित करते हैं, ठीक है। तो घनत्व को इसे रो से सूचित किया जाता है। तो घनत्व यानी डेंसिटी इज इक्वल टू m बाई वी। तो रो इज इक्वल टू m बाई वी, यहाँ पे लिख लीजिए रो इज इक्वल टू m बाई वी। तो देखिए हमें क्या पूछा जा रहा है कि लोहे का टुकड़ा है, एक पीस है, उसका आयतन इतना है और उसका द्रव्यमान इतना है, तो उसका घनत्व बताओ। तो घनत्व का तो सूत्र हमें पता चल ही गया है, रो इज इक्वल टू m बाई वी होता है। तो घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन। तो हम लिखेंगे लोहे का घनत्व, लोहे का घनत्व रो से सूचित किया जाता है इसको। तो देखिए हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, द्रव्यमान मास है ना, ऊपर में रहेगा द्रव्यमान, नीचे रहेगा आयतन यानी कि वॉल्यूम। तो द्रव्यमान क्या देखिए हमारा क्या है, 3510 किलोग्राम। अब बटे आयतन देखिए 0.45 मीटर क्यूब है। अब देखिए 0.45 दे दिया है, तो इसको हमें तोड़ना होगा और इसको करना होगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है, 3510 किलोग्राम। अब बटे देखिए 45 मीटर क्यूब। अब इसका पॉइंट उड़ा देंगे, ठीक है। पॉइंट जब उड़ाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। अब ये 100 क्या करेंगे, 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसमें, तो उसमें जाके मल्टीप्लाई होगा 3510 गुना 100 बटे 45। अब ये देखिए मात्रक हमारा क्या होगा, किलोग्राम बाय मीटर क्यूब, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, किलोग्राम मीटर माइनस क्यूब। अब इसको जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारा आएगा 7800 किलोग्राम मीटर माइनस क्यूब। अब इसको आप वैज्ञानिक पद्धति में जब आप लिखेंगे तो आपको इस तरह से लिखना होगा। देखिए बाई साइड से, लेफ्ट साइड से एक अंक के बाद पॉइंट लगाया जाता है। जब हम इसे वैज्ञानिक पद्धति में लिखते हैं, जैसे आप देखते हैं ना 9.1 इंटू 10⁶, तो ये देखिए बाईं ओर से एक अंक के बाद पॉइंट लगा के जितना उसका शून्य है ना, सब 10 के गुणज के रूप में लिख दिया जाता है। 10 पे कितना पावर है, जैसे देखिए जैसे 91 है, ठीक है, 91 पर 1 2 3 4 5 शून्य, इसको आप समझ लीजिए थोड़ा, आप तो पढ़े ही होंगे, 9th में आ गए हैं। तो जब हम इसे साइंटिफिकली मेथड में लिखेंगे, वैज्ञानिक पद्धति में लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, 91 गुना आप देखेंगे, देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 को शून्य है, तो 91 गुना 10 पर पावर कितना होगा, 1 2 3 4 5 शून्य है, तो 10 पर पावर 5 होगा। अब ये वैज्ञानिक पद्धति अभी नहीं हुई है, कैसे नहीं हुई है, तो बाईं ओर से देखिए बायां साइड होता है, ये दाएं साइड होता है, तो बाईं ओर से यानी लेफ्ट हैंड से एक अंक के बाद, एक डिजिट के बाद आपका पॉइंट लगेगा। तो पॉइंट कैसे लगेगा, उसमें 10 से भाग पड़ेगा। पॉइंट कैसे लगेगा, तो 10 से भाग, अगर यहाँ 4 अंक रहेगा, अगर 3-4 को अंक रहेगा, तो आपको जितना अंक रहेगा उतने शून्य आपको देने पड़ेंगे। यहाँ सिर्फ एक अंक है, 9 और 1 91। अगर यहाँ 4 5 3 2 रहे, 4 7 8 अंक रहे, तो उतना ही शून्य आपको देना होगा, ताकि इस बाईं साइड से एक अंक के बाद पॉइंट आ जाए। अब देखिए जब हम 1 10 अपने मन से लगाएंगे नीचे से, तो ऊपर में भी उसका बैलेंस करने के लिए हमको 1 10 गुना करना होगा। देखिए यदि हम इसको 9.1 बनाने के लिए नीचे से 10 से भाग करेंगे, तो इसी को मतलब इसका बैलेंस करने के लिए ऊपर भी 1 10 हमें देना होगा, ताकि बैलेंस में गड़बड़ी नहीं हो। तब ये बनेगा 9.1 इंटू 10⁻⁶। तो हम केवल आपको ये समझाना चाहते थे कि वैज्ञानिक पद्धति में क्यों और कैसे लिखा जाता है। तो इस ढंग से इसको हम कन्वर्ट कर दिए इस चीज़ में। कैसे किए, तो पहले इसको अलग किए कि 10 पर कितना शून्य है, फिर बाईं ओर से देखिए, अब देखिए इसमें रहे 2-4 गो अंक रहे, तो क्या होगा, 2 गो जीरो दे देंगे, 912 रहे तो 2 जीरो दे देंगे, ऐसे कर देंगे। तो इसको आपको केवल समझना था, ठीक है। ये इस मैथ से जुड़ा हुआ नहीं है, इस न्यूमेरिकल से जुड़ा हुआ नहीं है, केवल आपको ये समझना था कि वैज्ञानिक पद्धति में लिखते कैसे, दिखता है ना।
तो वैज्ञानिक पद्धति में कैसे लिखते हैं 7.8 इंटू 10⁻। देखिए 2 शून्य यहाँ था, 2 शून्य यहाँ था, 2 जीरो हो गया। अब यहाँ जब एक पॉइंट हम लगा देंगे तो यहाँ भी एक 10 देना होगा। अब ये पॉइंट कैसे लगा, यहाँ नीचे 10 था तब ना, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट, आपको तो हम समझा ही चुके हैं 7.8 इंटू 10⁻², क्योंकि 1 और 2 शून्य, तो 10 पे 2 पावर, और एक 10 किसके लिए दी, एक इधर 10 भाग दे रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए एक 10 गुणा करेगा ताकि बैलेंस बना रहे, किलोग्राम मीटर माइनस क्यू। तब इसको लिखेंगे 7.8 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मीटर माइनस क्यू। चलिए ये प्रश्न हमारा बन गया, ये हुआ उसका डेंसिटी, घनत्व। समझ रहे हैं आप लोग? तो समझ तो आ ही जाएगा, उतना भी कठिन नहीं है। तो लोहे का एक पीस है, उसका आयतन दिया हुआ था, उसका वॉल्यूम दिया हुआ था। अब वॉल्यूम दिया था और द्रव्यमान भी दिया था, वॉल्यूम भी दिया था, द्रव्यमान भी दिया था। पूछ रहा था घनत्व, इसे रो से सूचित किया जाता है। तो लोहे का घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान ऊपर लिख दिए, उसका वजन और आयतन वॉल्यूम नीचे लिख दिए। फिर उसको ये क्या की कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन तो आप लोग करते ही होंगे, 9th में आ गए हैं, इसको बस समझाने की क्या जरूरत है। बस इस चीज़ को समझिए कि ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, रो इज इक्वल टू m/v। चलिए अब नेक्स्ट बनाते हैं। देखिए बच्चों, हमारा चौथा प्रश्न है कि एक फुट पाउंड सेकेंड FPS पद्धति, तो आप अगर ये चैप्टर आप पढ़ रहे होंगे तो समझ ही गए, फुट पाउंड सेकेंड FPS पद्धति। तो मेथड, एक फुट को हमें बदलना है मीटर में। अब देखिए मीटर में बदलना है, अब दिया क्या है कि एक फुट को मीटर में बदलो, और साथ ही प्रश्न में दिया है कि 1 इंच बराबर 2.54 2.54 सेंटीमीटर। तो इसका हल करिए, ठीक है। तो दिया है, क्या दिया है पहले वो लिखिए, 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, ठीक। 4 है ये, 9 ने समझना है, 4, ठीक है। अब देखिए, तो 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंच, 1 फुट बराबर 12 इंच, 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंच। अब देखिए 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंच हो गया। अब क्या करेंगे, चलते जाएगा, 1 फुट बराबर क्या, 12 गुना। अब देखिए 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर और 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंच। ये दोनों क्या है, एकदम याद करने की चीज़ है, ठीक है। ये दोनों, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं बुक में, कॉपी में, और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हो तो आप उसे बॉक्स में कर लें, या फिर किसी और पेन से, ब्लैक से या कोई और पेन से उसे अंडरलाइन कर लें, ताकि जब आप रिवीजन करें तो उस पर फट से नज़र पड़े और वो आपको याद हो जाए। तो 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंच और 1 इंच इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर। अब देखिए 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंच। अब इंच की जगह पर हम क्या रखेंगे, 2.54 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर। अब कर दो भाई 2.54 सेंटीमीटर। पर हमको पूछ क्या रहा है कि भाई आप मीटर में बदलो, क्या पूछ रहा है, मीटर में बदलो। तो आप सभी जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको क्या कर रहा है, सेंटीमीटर बराबर की होगा भाई, तो 1 सेंटीमीटर बराबर, अब ये 100 देखिए क्या है, 100 इधर है ना, तो जब उधर जाएगा तो भाग देगा, तो 1 मीटर बटे 100, यानी 1/100 मीटर, 1/100 मीटर, और क्या, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। अब इसको हम क्या करें, 12 गुना 2.54 गुना, अब सेंटीमीटर की जगह हम क्या लिखेंगे, देखिए ये पूरा टर्म लिख देंगे, 1/100 मीटर, ठीक है, ज़्यादा हो गया, तो 1/100 मीटर। अब गुना करके लिखो भाई कितना होता है, तो 12×48 के 8 बाकी 4, 12×48 के 8 बाकी 4, 12×4 12×5 60 और 4 64 के 4 बाकी 6, 12×2 = 24, 6 30। अब देखिए क्या होगा, पॉइंट कहाँ लगाएंगे, दिख रहा है ना, तो पॉइंट कहाँ लगाएंगे, 1 2 2 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद तो पॉइंट पहले से है, चलिए भाई वैसे ही लिख दीजिए, पॉइंट लगाने में दिक्कत हो रही थी इसलिए मिटा दिए। तो 2 अंक के बाद पहले पॉइंट है, अब ये नीचे वाला 100 क्या करेगा, फिर अभी लिख दीजिए, तो डायरेक्ट लिख देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। अब ये 2 शून्य है, तो यानी 2 अंक और उसको चाहिए ऊपर में, तो पॉइंट हो जाएगा 1 2 2 पॉइंट, 2 अंक और चला जाएगा, 0.3048 मीटर,
यानी कि 2 स्थान और बढ़ जाएगा। ये 0 है ना, ये बटे 100 के वाला क्या करता है, पॉइंट दशमलव का सूचक होता है, दशमलव का सूचक होता है। जब एक 100 अगर हम कोई चीज़ का पॉइंट ऐसे उड़ाते हैं तो क्या करते हैं, पॉइंट के बाद जितना अंक है उतना शून्य, तो यानी कि जितना शून्य है उतना अंक लेगा दाईं ओर से, राइट साइड से, 1 2 2 अंक के बाद पॉइंट दे दी। यही हमारा आंसर है। चलिए, तो आप समझ रहे होंगे फुट वाला। तो फुट पाउंड सेकेंड पद्धति यानी कि फुट पाउंड सेकेंड वाला जो हमारा स्टैंडर्ड मानक होता है, अगर उस चीज़ को आप जाने होंगे तो समझ गए होंगे। फुट को कैसे बदल दिए, मीटर में। कैसे बदल दिए, मीटर में। कैसे बदल, देखिए 1 इंच बराबर इतना सेंटीमीटर, 1 फुट बराबर 12 इंच। हम लोग पढ़ते थे 1 फुट बराबर 12.5 इंच, वो कहीं सुने थे, लेकिन होता नहीं। 1 फुट बराबर होता है 12 इंच। अब 1 फुट बराबर 12 इंच था, 1 इंच के बराबर ये था। अब सेंटीमीटर को बदलना था मीटर में, तो यहाँ देखिए हम क्या किए, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो हमको चाहिए था सेंटीमीटर। इस 100 को क्या किए, इधर भेज दिए, भाई तुम उधर चल जाओ, हमको खाली सेंटीमीटर चाहिए। तो ये पूरा मान आ गया किसके बदले, 1 सेंटीमीटर के बदले। तो सेंटीमीटर की जगह ये रख दिए और मल्टीप्लाई किए, कैलकुलेशन किया, आ गया। देखिए बच्चा, एक वर्ष में, एक साल में, देखिए हमें हल क्या करना है, सॉल्यूशन क्या करना है कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। देखिए लाइट ईयर होता है, लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है, कोई वर्ष का नाम नहीं है, बल्कि एक साल में, एक ईयर में लाइट कितना डिस्टेंस तय करती है। बस आपको समझाने से मुझे मतलब है, ये नहीं है कि हम इंग्लिश वर्जन वाले को पढ़ा रहे हैं। तो हम बस चाहते हैं कि आप किसी वर्जन के बस समझ जाए। यदि समझ में नहीं आया तो हम किस काम के। तो एक वर्ष में प्रकाश कितना दूरी तय करता है, 3×10⁸ जानते हो, 3 लाख किलोमीटर। तो प्रकाश वर्ष कहते हैं, ये परिभाषित कर रहा है। अब देखिए इस दूरी को हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। इसके साथ ही इन्होंने क्या दिया है, देखिए प्रश्न में हिंट भी किया है कि प्रकाश 1 सेकेंड में, कितने में, 1 सेकेंड में 2.998 10 पर पावर, इसी को हम कर रहे थे 3 लाख किलोमीटर। तो 2.998 10 पर पावर 8 मीटर दूरी तय करता है। सोचिए बचपन में जब टॉर्च जलती थी ना तो लाइट देखते थे दूर तक जाती। अब तो मोबाइल में ही टॉर्च है, पहले स्टील की टॉर्च हुआ करती थी, लंबी सी, बड़ी सी, भारी भी होती थी, बड़ी बड़ी बैटरी लगती थी उसमें। तो उससे हम लोग ना टेस्ट करते थे, प्रकाश के चाल पढ़ते थे, तो इधर उधर जला के देखते थे रात में, तो पता चलता था कि बहुत दूर पहुंच जाता है प्रकाश। तो 1 सेकेंड में देखिए, तो दिया क्या है, जो हमारे पास दिया है पहले वो लिखेंगे। दिया है कि 1 सेकेंड में प्रकाश, प्रकाश किसी का नाम नहीं है, लाइट, 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 ओनली लाइट, समांतर किरण पुंज, पैरेलल क्या होता है, किरणों का बीम जो होता है, रेज की जो बीम होती है, समांतर किरण पुंज यानी पैरेलल रेज बीम, तो वो प्रकाश की चर्चा हो रही है रात के समय। आप देखिए अभिसारी और अपसारी वाला थोड़ी आएगा इसमें, कन्वेक्स कनकेव बीम वाला थोड़ी आएगा, ये तो समांतर वाला आएगा। तो देखिए प्रकाश 1 सेकेंड में कितना चल रहा है, 2.998 मीटर। आहा, 10 पर पावर 8 छोड़ दिए, 10 पर पावर 8, 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 8। अब देखिए करना क्या है हमको, तो पूछ रहा है कि एक वर्ष में, तो एक वर्ष में ये जो हमारी लाइट होती है, जो प्रकाश होता है, जब जलाते हैं प्रकाश चल रहा है, तो वो 1 साल में कितना दूरी तय करेगा, कितना डिस्टेंस तय करेगा, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए 1 वर्ष में कितना तय करेगा, तो 1 वर्ष में देखिए कितने दिन होते हैं, 365.25 दिन होते हैं। तो 0.25 क्यों होते हैं, आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक 4 वर्ष पर लीप ईयर लगता है। देखिए लगता है ना, तो लीप ईयर जब लगता है तो क्या करते हैं, फरवरी हो जाता है 1 दिन ज़्यादा। ऐसे तो इस साल लगने वाला है 28 का, तो ये 29 दिन का हो जाता है। तो क्यों होता है, तो 4 साल में देखिए 1/4 दिन, 1/4 दिन, 1/4 दिन, 1/4 दिन, तो ये 4 भाग। 0.25 का मतलब क्या है, 100 में से 25, यानी कि 4 भाग में 1 भाग।
तो 1/4 1/4 हर साल 1/4 1/4 1/4 1/4 भाग, एक दिन का चौथा 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 भाग, हर साल बढ़ रहा है। तो 4 साल में तो वो एक दिन हो ही जाएगा ना। 1/4 गुने 4 करेंगे तो वो एक दिन हो ही जाएगा ना। तब ने 4 साल में एक दिन बढ़ा दिया जाता है, उसी को कहते हैं लीप ईयर। तो प्रत्येक 4 वर्ष आप देखिए, हर साल आधा दिन पौना दिन तो नहीं बढ़ा सकते, दिख रहा है आपको बोर्ड में, हाँ। तो हर साल आधा दिन पौना दिन तो बढ़ा नहीं सकते, इसलिए 4 साल एक जमा करके 1 साल क्या करता है 29 दिन का कर देता है। व्यवस्था बना दी गई है कि लीप ईयर लगेगा, हर 4 वर्ष पर लीप ईयर लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि हर साल ये एक दिन का चौथा भाग हम लोग मिस करते हैं और उसको हम 4 साल में एक ही बार एक दिन बढ़ा देते हैं। यानी कि समय भी अपने ढंग से चल रहा है, हम लोग भी समय के अनुसार चल रहे हैं, लेकिन हम लोग 1/4 दिन तो नहीं बना सकते। तो एक ही दिन हमारे लिए होता है, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, एक दिन बढ़ा देते हैं। तो एक वर्ष में, चलिए इसको आप लोग चाहे तो नोट करें, चाहे तो स्क्रीनशॉट लें, जो करना है करें, चाहे तो समझें। अब देखिए एक वर्ष में 365.25 दिन हो गया। अब एक दिन में कितने घंटे होते हैं आप सभी जानते होंगे, 24। अब घंटे, अब घंटा को है सेकेंड में कैसे बदले, तो 1 घंटा यानी कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, है ना। और 60 मिनट तो 1 मिनट है, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो चलिए भाई तोड़ दीजिए सेकेंड में इसको, 1 घंटा में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। अब देखिए आ गया सेकेंड वाला, सेकेंड वाला आ गया। अब इस सब को हम क्या किए, सेकेंड में तोड़ दिए कि इतना दिन, इतना घंटा, इतना मिनट, इतना सेकेंड। तो कुल टाइम इतने न है, एक वर्ष में इतना ही ना है, सब आ गया सेकेंड में। क्या आ गया, सेकेंड में। तो भाई 1 सेकेंड, आप देखिए इसको अब भी यहीं रखिए, इसमें भी डायरेक्ट गुना नहीं करेंगे। तो 1 वर्ष में कुल इतना सेकेंड हो गया। क्या हो गया, कुल इतना सेकेंड हो गया। पूरे को हम सेकेंड में तोड़ दिए हैं, ठीक है, पूरे को हम सेकेंड में क्या किए, तोड़ दिए हैं। तब 1 वर्ष में इतना सेकंड हो गया। अब 1 प्रकाश वर्ष में तो क्या करें, इसको मिटा दें कि क्या करें, चलिए इधर बना देते हैं। तो देखिए 1 प्रकाश वर्ष में तय की गई दूरी। अब ये पूरा टाइम हो गया, पूरा टाइम हमारा बदल गया सेकेंड में, पूरा टाइम हमारा बदल गया सेकेंड, सॉरी। तो ये पूरा टाइम हमारा बदल गया सेकेंड में। आप पूरा इसको यहाँ लिख लीजिए, देखिए 365.25 इंटू 24 इंटू 60 अब देखिए बच्चों, ये जो हमारा सेकेंड है ना, तो 1 सेकेंड में प्रकाश कितना दूरी तय कर रहा है, इतना मीटर। तो इस सेकेंड को अब हम नहीं लिखेंगे, तो हमको क्या चाहिए, दूरी चाहिए। क्या चाहिए, दूरी। हमको तो यहाँ समय क्या किए, हमको दूरी चाहिए था, दिया था 1 सेकेंड, सेकेंड वाला माप पर दिया था। तो पूरा को हम सेकेंड में बदलेंगे तब ना कुछ करेंगे, पहले हम सेकेंड में बदल लिए, सेकेंड में आ गया पूरा टाइम। अब 1 सेकेंड में चाल कितनी, ये है, तो गुना 2.998 इंटू 10⁸ मीटर, ठीक है। तो जब आप इन सब को गुना करेंगे तो आपका आएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। देखिए हम चाहे तो गुणा करके आपको दिखा सकते हैं, पर हमको तो मान निकालना है। आप अब के स्टूडेंट्स तो कैलकुलेटर में गुणा करते हैं, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस बनाए रखिए, ठीक है। अब ये मीटर में है, तो चाहिए कौन सी में, किलोमीटर में। अब देखिए 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। देखिए 9.46 इंटू 10⁻12 यहाँ लिखिए और 1000 अलग कर दीजिए। क्या है, ये 15 है ना, तो भाई 1000 अलग नहीं करिए, 10⁻3 अलग करिए। ये 15 है, तो 15 को हम 12 जोड़ 3 तो लिख ही सकते हैं। और गुना में पावर जुड़ता है, ठीक है, गुना में पावर जुड़ता है, ये 12 जोड़ 3 हो जाएगा। और जब 10⁻12/10⁻3 रहेगा, और भाग में पावर घटता है, गुना में पावर जुड़ता है, भाग में पावर घटता है। और पावर किसका जुड़ता है, जो दोनों सेम हो, जो दोनों सेम हो। अब 10⁻3 मीटर हो गया। अब 10⁻3 मीटर का मतलब 10 × 10 × 10 माने 1000।
एक और शून्य होगा। तो 1000 मीटर बराबर क्या होता है बच्चों? 1 किलोमीटर। तो यही तो हमको करना था, हमको पूरा चाहिए था किलोमीटर में। अब आप इसे समझ ही गए हैं, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, ये 10⁻3 हम अलग किए। अब 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर हो गया। तो चलिए आप समझ गए इस प्रश्न को कि प्रकाश वर्ष एक साल में लाइट कितना दूरी तय करती है? तो 3 लाख किलोमीटर तय करती है। यहाँ दिया था एकदम स्पष्ट रूप में 2.998। देखिए हम लोग पढ़ते थे कि दशमलव के बाद 2 अंक के बाद अगर 5 से बड़ा हो तो ये क्या होता है? दशमलव के बाद दूसरा या तीसरा अंक यदि 5 से बड़ा हो तो उसके ठीक पहले में 1 जुड़ जाता है, वो संख्या हट जाती है। जैसे 2.28 है ना, समझने के लिए बता रहे हैं, इसका कुछ मान नहीं है। तो 2.28 है, तो दशमलव के बाद अगर दूसरा अंक 5 से बड़ा होता है तो उसके ठीक पहले वाले में 1 जुड़ जाता है। ये हम लोग सुने थे या और बनाते भी थे इस बेसिस पर। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, एकदम बड़ा मेहनत करवा रहा है बच्चों से कि आप इतना लंबा सा मान रख के बनाओ। तो 1 वर्ष में स्टूडेंट्स इतना सेकेंड होता है, एक ईयर में इतना सेकेंड होता है। और उतना डिस्टेंस हम तय किए हैं किलोमीटर में, हम नहीं तय किए, प्रकाश तय किया। और प्रत्येक 4 वर्ष पर लीप ईयर लगता है। ये आप चाहें तो समझे कि हर साल इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है। हर साल जो है ना 6 घंटा ज़्यादा होता है। ठीक है, 6 घंटा ज़्यादा होता है। तो 4 साल में क्या होगा? 6 चक 24 घंटा, एक दिन हो गया। 1/4 दिन, 1/4 दिन, 1/4 दिन, 1/4 दिन बढ़ रहा है हर साल। तो 4 बरस में 1 दिन होगा कि नहीं? 1 दिन होगा कि नहीं? 1 दिन नहीं, 1 दिन होगा कि नहीं? 6 घंटा ज़्यादा हो रहा है। अब 6 घंटा कौन ढंग से हम लोग जोड़ेंगे कैलेंडर में? नहीं जोड़ सकते, इसीलिए 4 साल छोड़ देते हैं और डायरेक्ट हर 4 वर्ष पर 29 दिन का हो जाता है हमारा फरवरी। चलिए ठीक है, बनाते हैं 6ठा प्रश्न। देखिए बच्चों, ये हमारा जो चैप्टर है विज्ञान का जो न्यूमेरिकल है उसका ये आखिरी प्रश्न है, लास्ट। 1 ग्राम बर्फ, इसका हल करेंगे। कैसे करेंगे? जो जो हमको दिया पहले वो लिखेंगे। ठीक है, 1 ग्राम बर्फ है, बर्फ माने आइस, आइसक्रीम, बर्फ। अब ये तो 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए? उष्मा चाहिए। उष्मा मतलब होता है हीट। ठीक है, हीट। कितनी हीट चाहिए? 80 कैलोरी। CAL मतलब कलकत्ता नहीं, कैलोरी, CALORIE, कैलोरी। कैलोरी ऊष्मा और ऊर्जा दोनों का मात्रक है। ठीक है, तो ऊष्मा और ऊर्जा, ऊर्जा मतलब एनर्जी, इन दोनों का मात्रक है कैलोरी। और जूल भी होता है, JOUL, JUL ही होता है। जो भी होता है हम केवल जे ही लिखते हैं। ठीक है, तो जूल भी होता है, जूल। एक भी गलती हो जाएगी तो कमेंट में लिख दीजिएगा। तो ऊष्मा का मात्रक कैलोरी, ऊर्जा का मात्रक भी कैलोरी, और मतलब कि जूल में भी नाप सकते हैं, कैलोरी में भी नाप सकते हैं। तो अब देखिए करना क्या है। तो 1 ग्राम बर्फ यानी आइस को पिघलाने के लिए चाहिए 80 कैलोरी ऊर्जा, 80 कैलोरी ऊर्जा। अब क्या करना है? तो 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम, ठीक है, 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम में क्या होता है? 1000 ग्राम होता है ना। तो 1000 ग्राम, तो 1 किलोग्राम क्या? तो 1 किलोग्राम बर्फ यानी आइस। तो 1 किलोग्राम बर्फ को पिघलाने में कितनी एनर्जी लग जाएगी? जब 1 ग्राम में 80 कैलोरी लग रहा है तो 1 किलोग्राम में कितना लगेगा? देखिए 80 कैलोरी गुना 1000। क्यों लगेगा? क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, या फिर 10⁻³ भी कह सकते हैं आप। तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो 1 ग्राम में 80 कैलोरी, तो 1000 ग्राम में 80 कैलोरी गुना 1000। ठीक है, ये चीज़ आ गया। तो इसको हम लिख दीजिए, लिख देते हैं 8 पर 1 2 3 4 0 कैलोरी। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है प्रश्न हमारा कि उसको जूल, कितने जूल ऊर्जा के। देखिए अभी तक तो कैलोरी जप रहा था, अब बदल गया ऊर्जा में। इतने दूर तक कह रहा था ना कैलोरी।
अब बदल गया ऊर्जा में। तो एक हिंट भी दिया है क्वेश्चन में कि A1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल। ठीक है, तो 4.186 जूल। ठीक है, तो अब देखिए जब जूल में बदलेंगे तो जूल में खर्च होने वाली ऊर्जा या उष्मा, हीट, तो कितनी उष्मा, कितना एनर्जी उसको चाहिए, कितना गर्मी उसको चाहिए भाई, तो जूल में करना है। तो अब देखिए जो मान दिया है हमारा, पहले वो लिख देते हैं। अब इस कैलोरी की जो है लिख दीजिए पूरा का पूरा ये टर्म, 1 कैलोरी बराबर इतना जूल, 1 कैलोरी बराबर 4.186 4.186 इंटू 4.186 जूल। अब इसको गुना करिए, देखिए ये 1 2 3 4 10 पे पावर 4 लिख दीजिए। ठीक है, 10 पे पावर 4 लिख दीजिए। अब इस 8 को सबसे मल्टीप्लाई करके लिखिए, देखिए 8 छः 48 के 8 गुना में चलेगा, 8 छः 48 के 8 बाकी 4, 8 8 64 64 4 68 के 8 बाकी 6, 8 के 8 6 14 के 4 बाकी 1, 8 से 32 और 1 33। देखिए अब पॉइंट कहाँ है, 1 2 3, दाईं ओर से 1 2 3। क्या ये हमारा सही मान है? तो मान तो हमारा सही है, लेकिन ये लिखने का तरीका सही नहीं है। यानी हमें करना क्या है, बाईं ओर से लेफ्ट हैंड से वैज्ञानिक पद्धति में, साइंटिफिकली मेथड में जब हम कोई संख्या को इस तरह से लिखते हैं तो बाईं ओर से लेफ्ट हैंड से 1 अंक के बाद पॉइंट आना चाहिए। यानी कि ये पॉइंट यहाँ से यहाँ कैसे आएगा, एक 10 नीचे और चाहिए, एक 10 नीचे और चाहिए, तो 1 10 यहाँ देंगे तो 1 10 यहाँ भी तो गुना करना होगा। जब 1 10 यहाँ देंगे तो 1 10 वहाँ भी गुना करना होगा, ताकि बैलेंस बना रहे। तब लिखेंगे 3.3488 इंटू, अब 10 टू द पावर क्या होगा, गुना में पावर जुड़ता है, भाग में पावर घटता है, गुना में हम ऐड करेंगे, और जब भाग रहेगा डिवाइड रहेगा तो हम पावर जो क्या करेंगे, घटा देंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, 4 1 5 हो जाएगा ये जूल। चलिए, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करें। धन्यवाद। और यदि समझ में नहीं आया तो हम फिर से आपको बता देते हैं। ठीक है, देखिए फिर से आपको बताते हैं, दिख रहा है ना सारा। हाँ, तो 1 ग्राम बर्फ को पिघलाना था, ऊर्जा लग रही थी 80 कैलोरी। तो बोला कि भाई 1 ग्राम से काम नहीं चलेगा, 1 किलोग्राम पिघलाओ। 1 किलोग्राम में कितनी एनर्जी, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो जितना 1 ग्राम में लग रहा था उसका 1000 गुना लग गया। अब इसको कैलोरी में नहीं चाहिए, अब चाहिए जूल में। अब जूल में बदलो, तो जूल में कैसे बदलेंगे, ये दिया हुआ है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल होता है। तो इसको हम जूल में कन्वर्ट कर दिए, पूरा मल्टीप्लाई किए, मान निकाले। चलिए अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।